हाय गाइस, जैसा कि आपको मैं इसके पहले जीवो में जो पहला चैप्टर था उसका पहला पार्ट दूसरा पार्ट पढ़ा चुका हूं। तीसरा जो मेन पॉइंट्स है ये आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर आप पॉइंट वाइज इसका डिफिनीशन ये क्या होता है इसके बारे में आप नहीं जानेंगे तो आपकी समझ में बिल्कुल नहीं आएगा। पॉइंट वाइज अगर आप पढ़ते हैं, इसके पहले तो मैंने पढ़ा दिया है, लेकिन इसके बाद भी जिस पर आपको ध्यान देना है वो सारी चीजें मेन पॉइंट्स यहाँ आपके सामने है पार्ट 3 में। चलिए एक बार फिर से यूनिक क्लासेस अफराद आपकी सेवा में मैं उपस्थित हूं। तो देखते हैं जीवों में जनन का मेन पॉइंट्स क्या है, कौन कौन सा पॉइंट्स है। सबसे पहले हम देखेंगे एक बार फिर से जीवन काल या जीवन अवधि है क्या। कोई भी जीव जन्म लेता है तो उसको एक न एक दिन मरना है, यानी एक कोशिकीय जीवों को छोड़ दें तो बहुकोशिकीय जीव एक न एक दिन मरेंगे। तो अगर मर जाएंगे तो उनकी जाति का अस्तित्व खत्म हो जाएगा, ऐसा होता है। अब ऐसा करते हैं कि जीवन काल या जीवन अवधि है क्या। तो सबसे पहले हम ध्यान देंगे कि मनुष्य या कोई भी जीव जन्म लेता है और उसके बाद मर जाता है, उसकी एक प्राकृतिक मृत्यु होती है, एक एक्सीडेंटल होता है, दुर्घटना होती है। तो कोई भी जीव अपने जन्म से लेकर, यानी जीव के जन्म से लेकर उसके प्राकृतिक मृत्यु के समय या काल तक के बीच का जो समय होता है उसे ही हम उस जीव का जीवन काल या जीवन अवधि कहते हैं। यानी जीवों को जन्म से लेकर उसके प्राकृतिक मृत्यु तक के काल को उस जीव का जीवन काल या जीवन अवधि कहते हैं। मैं समझा चुका हूं, इसके पहले आप डिफिनीशन याद कर लीजिएगा। अब चलिए, जब जीव जन्म लिया है अगर अपनी समान संतति को उत्पन्न नहीं करे तो फिर उस एक न एक दिन उसको मरना है, तो उसकी जाति का अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि जीव जन्म लेते ही दूसरा जीव पैदा करे, उसके लिए एक निश्चित समय होती है, परिपक्वता की अवस्था आती है कि कोई भी जीव जन्म लेता है तो कितना दिन के बाद वह अपने ही समान संतति को उत्पन्न कर सकता है। तो ये किशोरावस्था की प्रावस्था होती है, यानी आदमी मैच्योर्ड हो जाता है, बच्चा पैदा करने लायक हो जाता है, जीव पैदा करने लायक हो जाता है। तो ऐसे जंतुओं में अगर वो समय आ जाता है तो उसे हम किशोरावस्था की प्रावस्था के नाम से हम जानते हैं। मतलब परिपक्वता आ जाती है, उसमें बहुत सारे सिम्टम होते हैं। बच्चों में मूंछ दाढ़ी वगैरह वगैरह आ जाते हैं, इनका मतलब बहुत सारे सिम्टम आ जाते हैं। आज आवाज भारी हो जाता है, लड़कियों में कई तरह के बदलाव देखने को मिलते हैं और पेड़ पौधों में फूल लगने शुरू हो जाते हैं। तो जो किशोरावस्था की प्रावस्था होती है तो मनुष्य में यानी बच्चों में अगर जेंट्स है तो 11 से 13, और अगर वह लेडीज है लड़की है तो उसमें 9 से 11 साल के बीच में इतनी क्षमता आ जाती है कि वो संतान को उत्पन्न कर सके। और पेड़ पौधों में फूल लगने शुरू हो जाते हैं। तो पेड़ पौधों में जो फूल लगते हैं उनकी जो बच्चा पैदा करने का यानी बीज पैदा करने का जो समय होता है उसे हम क्या कहते हैं, कायिक प्रावस्था। ठीक है। अब देखिए ये पता कैसे चलता है। अब जैसे मान लीजिए हम जंतुओं को ले लें तो जंतुओं में जो फीमेल होता है उसमें कौन कौन से सिम्टम होते हैं कि पता चल जाता है कि ये नए संतति को उत्पन्न कर सकते हैं। तो देखो क्या होता है, जंतुओं में 2 तरह के होते हैं, प्राइमेट और नॉन प्राइमेट, कशेरुकी और अकशेरुकी। यानी जो प्राइमेट होते हैं, प्राइमेट होता है अस्थाई, यानी जिसमें निश्चित रूप से एक निश्चित समय के दरमियान एक ऐसा सिम्टम बार बार दोहराया जाता है जिस सिम्टम के दरमियान वह बच्चा उत्पन्न करने के लायक हो जाता है। तो जो प्राइमेट होते हैं, अस्थाई होते हैं, जैसे मनुष्य है, बंदर है, चिंपांजी है, इसमें क्या होता है कि एक निश्चित समय पर एक ऋतु सराव चक्र आता है। मतलब एक चक्र आता है, एक साइकिल चलता रहता है, इसको हम ऋतु सराव चक्र के नाम से हम जानते हैं। और जो नॉन प्राइमेट होते हैं उनमें कोई निश्चित समय नहीं होता, जैसे मनुष्य में 28 से 29 दिन का होता है। उसी तरह से और भी देखें हम आगे, मत चक्र क्या होता है कि दूसरे जीव हैं जिसमें कोई निश्चित समय नहीं होता, 2 महीना पर, 3 महीना पर, साल भर पर, 1.5 साल, 2 साल, ऐसे मतलब उनमें भी ये साइकिल चलता रहता है। तो उनको हम बोलते हैं मध चक्र, जैसे गाय, सुअर, भेड़ वगैरह वगैरह वगैरह। अब चलिए आते हैं कि जनन क्या है। हम बता चुके हैं आपको
कि जीवों में जनन, चूंकि चैप्टर पढ़ रहे हैं तो जनन जानना हमारे लिए बहुत ही जरूरी है। तो जनन क्या है मैं आपको बता रहा हूं। कोई भी जीव अपनी जाति के अस्तित्व को वर्षों वर्षों तक, मतलब शुरू से लेकर अंतिम जब तक पृथ्वी रहेगी, इसको कायम रखने के लिए अपने ही समान नई संतति को जन्म देते हैं या नई संतति उत्पन्न करते हैं। यही जनन कहलाता है। यानी कोई भी जीव अपने जाति के अस्तित्व को वर्षों वर्षों तक कायम रखने के लिए अपने ही समान संतति को उत्पन्न करता है। उसे हम क्या कहते हैं कि जनन कहते हैं। में एक सदृश मतलब जीव होना चाहिए, यानी गाय और सांड का हम क्या कराते हैं, समागम करवाते हैं उनके जुग्मक का, तब जाके दूसरा बछड़ा तैयार होता है। इस तरह से होना चाहिए, ये नहीं कि हाथी का भैंस से करवा दे, भैंस का हाथी से, तो ऐसा संभव नहीं है। सदृश जीव होना चाहिए, एक ही तरह का जीव होना चाहिए और उसमें विपरीत लिंग वाले होने चाहिए, एक मेल और एक फीमेल। अब आइए, जनन दो प्रकार का होता है, लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन। पहले वर्धी जनन को एक अलग से मानते थे, लेकिन वर्धी जनन अंततः अलैंगिक जनन ही होता है, इसलिए हम दो ही टाइम पढ़ेंगे, लैंगिक जनन तथा अलैंगिक जनन। अब लैंगिक जनन क्या है, यानी लैंगिक जनन में होता क्या है कि जब संतति की उत्पत्ति में दो जनक भाग लेते हैं, एक नर और एक मादा। हम आपको बताए थे कि जीवों में इसे हम क्या कहते हैं, जीवों में जो मेल होता है, जो नर होता है, उसको नर जुग्मक यानी शुक्राणु बाहर निकालता है और फीमेल अंडाणु, मतलब ये दोनों का जो समागम होता है उससे संतान उत्पन्न होता है। लैंगिक जनन की घटनाएं कई होती हैं, मैं बताऊंगा इसी चैप्टर में आगे। अलैंगिक जनन क्या होता है, यानी जब संतति की उत्पत्ति एकल जनक द्वारा होती है तो उसे हम क्या कहेंगे, अलैंगिक जनन, जिसमें एक ही संतान हो, जैसे एक ही पेड़ से काट के हमने लगा दिया। अब देखो, जीव भी क्या होते हैं जी, एक लिंगी या द्विलिंगी हो सकते हैं। यानी जब एक ही शरीर में नर और मादा दोनों अंग पाए जाएं तो उसे द्विलिंगी जीव कहते हैं। जैसे केंचुआ है, टेपवर्म है, स्पंज है, लीच है, ये सब द्विलिंगी जीव। इनके एक ही शरीर में नर का भी अंग होता है, मादा का भी अंग होता है। लेकिन मनुष्य को ले लीजिए, मनुष्य में क्या होता है, नर का अंग नर में होता है, मादा का अंग मादा में होता है, नर मादा अलग अलग होते हैं। अब आते हैं, आगे बढ़ते हैं, एक लिंगी तथा द्विलिंगी जीव। यहां देख लेते हैं, यानी अगर शरीर में, एक शरीर में केवल नर या मादा का अंग पाया जाए तो वो एक लिंगी होता है। अगर दोनों अंग पाए जाए तो द्विलिंगी होता है। जैसे मनुष्य है, एक लिंगी है, लेकिन केंचुआ क्या है, द्विलिंगी। बहुत इंपॉर्टेंट पूछता है कि इसमें द्विलिंगी जीव कौन कौन से, तो बराबर पूछता है कि केंचुआ है, या फिर एक साथ दे देगा टेपवर्म है, लीच है, स्पंज है, ये सब द्विलिंगी है। अब लैंगिक जनन की घटनाएं तीन होती हैं। अलैंगिक जनन आपको मैं बताऊंगा इसकी तुरंत बात, लेकिन लैंगिक जनन की घटनाएं तीन होती हैं। एक तो होता है निषेचन पूर्व की घटना, दूसरा होता है निषेचन, और तीसरा होता है निषेचन पश्च की घटना, यानी निषेचन करने से पूर्व की घटनाएं। इसके पहले मैं बता दूं कि निषेचन क्या है। निषेचन के बारे में आपको बता दूं कि नर जुग्मक और मादा जुग्मक का आपस में संलयन ही, मिलन ही निषेचन कहलाता है। यानी नर जुग्मक और मादा जुग्मक जब आपस में मिल जाते हैं तो वही फर्टिलाइजेशन या निषेचन कहलाता है। ठीक है, लेकिन मैं निषेचन की पहले आपको बता रहा हूं, लैंगिक जनन की घटनाएं तीन होती हैं। एक को बोलते हैं निषेचन पूर्व की घटना। तो निषेचन पूर्व की घटना में जुग्मक का बनना, जुग्मक का बनना, यानी जुग्मक दो तरह के होते हैं, एक नर जुग्मक और एक मादा जुग्मक। यानी नर के से निकलने वाला, जैसे जीव में उसे हम क्या कहते हैं, शुक्राणु, और मादा में अंडाणु बोलते हैं अगर जंतु में आए तो। उसी तरह अगर पेड़ पौधों में चले जाएं तो उसमें स्त्री केसर और पुंकेसर होता है। ठीक है, यहां पे देखते हैं हम निषेचन की घटनाएं। तो निषेचन की घटनाएं तीन हुई। निषेचन पूर्व की घटना में जुग्मक का बनना और जुग्मक का स्थानांतरण, मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाना।
ठीक है। उसके बाद निषेचन की क्रिया होती है। निषेचन की क्रिया में दोनों आपस में मिल जाते हैं, यानी नर युग्मक और मादा युग्मक एक जगह मिल जाते हैं, चाहे शरीर के अंदर मिले या शरीर के बाहर मिले। मैं बताऊंगा अंतः निषेचन भी होता है, बाह्य निषेचन भी होता है। तो दोनों मिल जाते हैं तो ये निषेचन पूरा होता है। उसके बाद निषेचन पश्च की घटनाओं में भ्रूण का निर्माण वहीं से शुरू हो जाता है, भ्रूण बनना शुरू हो जाता है। अब देखिए अंतः निषेचन तथा बाह्य निषेचन है क्या, यानी नर युग्मक और मादा युग्मक अगर शरीर के अंदर मिलते हैं तो उस घटना को हम अंतः निषेचन के नाम से जानते हैं। जैसे मान लीजिए शुक्राणु जब निकलता है तो मादा के अंडाणु में फेलोपियन नलिका में जाके मिलता है, संधि स्थल पर दोनों आपस में मिलते हैं, वहां भ्रूण बनना शुरू होता है, तो वह अंतः निषेचन कहलाएगा। एक प्रमाण में बता दूं आपको एक तरीका कि जितने भी लोग होते हैं आंतरिक निषेचन करने वाले, वो लगभग धरातल पर पाए जाने वाले जितने भी जीव हैं वो आंतरिक निषेचन करते हैं। लेकिन कुछ उभयचर हैं और पानी में पाए जाने वाले जीव जैसे मेढक वगैरह, मछली वगैरह, उनमें बाह्य निषेचन होता है। तो मनुष्य में अंतः निषेचन होता है। यानी मेरे कहने का मतलब ये कि धरातल पर पाए जाने वाले, यानी जो भूमि पे पाए जाते हैं या फिर ऊपर पाए जाते हैं, उनमें आंतरिक निषेचन ही होता है, भ्रूण का निर्माण शरीर के अंदर होता है। लेकिन बाह्य निषेचन में क्या होता है कि इसमें भी नर और मादा होते हैं, लेकिन मैंने जैसे मनुष्य का एग्जाम्पल दिया था कि शुक्राणु और अंडाणु फेलोपियन नलिका के संधि स्तर पर मिलते हैं, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता। मछली को ही ले लीजिए, पानी में ये गैमेट्स तो बनाते हैं, जोड़ा बनाते जरूर हैं, लेकिन जैसे ही चरम उत्कर्ष पर पहुंचते हैं तो जो नर होता है वो अपना शुक्राणु और मादा अपना अंडाणु एक साथ पानी में छोड़ देते हैं और दोनों आपस में बाहर ही भ्रूण बनने की क्रिया पूरी होती है। तो उसे हम क्या कहेंगे, बाह्य निषेचन कहेंगे। जैसे मेढक हुआ, मछली हुआ, उसमें बाह्य निषेचन होता है। मनुष्य हुआ या दूसरी चीज जैसे गाय, भैंस, बैल, बकरी वगैरह वगैरह। पक्षियों में भी अंतः निषेचन होता है, अंतः या आंतरिक निषेचन होता है, क्योंकि भ्रूण उसके शरीर के अंदर ही बनता है। अंडा सिर्फ बाहर निकलता है और अंडा में वहां भ्रूण बनने का काम होता है, लेकिन अंडा तो शरीर के अंदर ही बनता है, इसलिए पक्षियों में भी अंतः निषेचन ही होता है। अब चलते हैं भ्रूणोद्भव पर। तो जो भ्रूणोद्भव होता है, यानी भ्रूण का उद्भव, उत्पन्न होना, जब शुक्राणु और अंडाणु आपस में मिलेंगे तो वहां से भ्रूण बनना शुरू हो जाएगा। ब्लास्टोमियर्स यानी 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16 पूरक खंडों में बढ़ते चले जाते हैं और भ्रूण का निर्माण वहां शुरू हो जाता है। मैं आपको बाद में बताऊंगा कि भ्रूण कितना दिन का होता है, तो उसमें कौन कौन से परिवर्तन आते हैं। मनुष्य का एग्जाम्पल है, मनुष्य के बारे में आपको पढ़ना है, तो ह्यूमन बींग्स के बारे में आपको जानना होगा, तो उसमें हम जरूर बताएंगे वहां पे कि कितने दिन के बाद शिशु में कौन कौन सा परिवर्तन होने लगता है। तो भ्रूणोद्भव आप समझ गए कि भ्रूण का उद्भव होता है, तो उसमें 2 तरह के भ्रूणोद्भव होते हैं, एक सजीव प्रजक और दूसरा अण्ड प्रजक होते हैं। सजीव प्रजक यानी जो बच्चे को जन्म देते हैं, अण्ड प्रजक यानी जो अंडा देते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछता है इसमें अण्ड प्रजक प्राणी कौन है और सजीव प्रजक प्राणी कौन है। तो जो अंडा देता है वो अण्ड प्रजक हुआ, जो सजीव प्रजक है वो अंडा नहीं, सिर्फ बच्चे को जन्म देता है। अब देखिए सांप के बारे में मैं आपको बता दूं कि सांप ऐसे होते हैं, हम ये जानते हैं कि सांप क्या करता है, अंडा देता है, लेकिन 20% सांप, 20% स्नेक्स जो होते हैं वो बच्चे को जन्म देते हैं। एक और प्रमाण मैं आपको दे रहा हूं, जिसका कान दिखाई दे, जिस जंतु का कान दिखाई देता है वो क्या होता है, सजीव प्रजक होता है, और जिसका नहीं दिखाई देता है वो अण्ड प्रजक होता है। तो जितने पक्षी हैं अण्ड प्रजक हैं, बाह्य प्रजनन करने वाले सब अण्ड प्रजक हैं, ठीक है। अब चलिए पुष्पी पादपों में भी भ्रूणोद्भव होता है। पुष्पी पादपों में यानी पुष्प के जो 4 भाग होते हैं, मेन 4 भाग होते हैं, बाह्य दलपुंज, पुमंग और जयांग। तो पुमंग क्या करता है, नर का प्रतिनिधित्व करता है और जयांग मादा का। तो मैं बाद में बताऊंगा, लेकिन फिलहाल आपके लिए जानकारी के लिए बता दें कि पुष्पीय पादपों में भ्रूणोद्भव यानी वैसे पुष्प
वैसे पादप जिनमें फूल लगता है तो उसमें भ्रूणोद्भव कैसे होता है मैं नेक्स्ट चैप्टर में बताऊंगा, अलग से पढ़ना है। लेकिन इसके पहले अनिषेक जनन के बारे में भी मैं आपको बता दूं। कुछ जीव ऐसे हैं जो गैमेट्स नहीं बनाते, ठीक है, मतलब बिना निषेचन का ही दूसरे मतलब जीव को पैदा कर देते हैं, संतति उत्पन्न करते हैं, जैसे मधुमक्खियां हैं या फिर आपको छिपकली की कुछ प्रजातियां हैं जिनमें अनिषेक जनन होता है, यानी निषेचन की क्रिया उनमें नहीं होती है। बिना निषेचन के ही अंडा उत्पन्न हो जाता है। तो बहुत सारा चीज है, मैं मेन पॉइंट्स पे आप लोग ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियोज में मैं आपको, चूंकि एक एक करके इसको पढ़ना है, तो दूसरे जब आएंगे दूसरे चैप्टर में तो उसमें मैं आपको डिटेल से समझाऊंगा। बाय टिल टुमारो।